Good afternoon, everyone. Thank you all for being here today. It is a proud and significant milestone for us at New Delhi Post. After 12 impactful years of publishing fearless, hard-hitting journalism in Hindi, we are now stepping into a bold new chapter, the launch of our monthly English magazine. This magazine is not just a new product. It is a reflection of our commitment to expand our reach and bring critical investigative journalism to a wider audience across India and beyond. We are proud to share that New Delhi Post has already earned the trust and contributions of some of India's most respected minds. Today, we are truly honored to be joined by two stalwarts of Indian journalism, Mr. Santosh Bhartiya, a veteran journalist, and Madam Sheela Rawal, a renowned investigative journalist known for her courageous coverage of the Indian underworld and her relentless pursuit of the truth. Please join me in warmly welcoming them. Mr. Santosh Bhartiya ji and Madam Sheela Rawal to kindly unveil the first edition of our English magazine. Santosh sir, may I now invite you to share a few words? दोस्तों, मैं हिंदी का पत्रकार हूं तो हिंदी में बोलूँगा और शीला जी जो बोलेंगी वो मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि इनका मैं बहुत प्रशंसक हूं। अभी मैं आया तो दादा बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष। इनसे मैंने कहा दादा पत्रकारिता तो बहुत बदल गई है आपके ज़माने की और अब की 15 साल में। तो इन्होंने कहा कि हम सब अब देशद्रोही हो गए। ये इनका लफ्ज़ था। मेरा मानना है इस मैगजीन में जिन लोगों ने लिखा है वो सारे देशद्रोही थे, अगर दादा की बात हम माने तो। लेकिन हकीकत में यही देशप्रेमी हैं और जो आज पत्रकारिता में नजर आते हैं, जो पत्रकार हैं ही नहीं, देशद्रोही वो हैं। क्योंकि उनको पत्रकारिता का मतलब नहीं पता, उनको पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं पता, उनको पत्रकारिता का मूल मंत्र नहीं पता और उन्हें पत्रकारिता के उस हिस्से का नहीं पता है जिसको आशीष और उनके साथियों ने पिछले 10-12 साल से वो कर रहे हैं। और इसमें जिन लोगों ने लिखा है और ये जो मैगजीन निकाली है न्यू दिल्ली पोस्ट, पत्रकारिता में बहुत सारी चीज़ें आसान हैं लेकिन उसका सबसे मुश्किल हिस्सा इन्वेस्टिगेशन है, खोजी पत्रकारिता है और उस स्टोरी के ऊपर कायम रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको छोटे प्रदेशों की या छोटे ज़िलों की पत्रकारिता का हाल आपको नहीं मालूम है। वहाँ पत्रकार अगर चीनी की दुकान पे क्या किस तरीके से उसकी कालाबाजारी होती है, अगर इसके बारे में लिख दे तो उसका मर्डर हो जाता है। अगर आप किसी ठेकेदार के बारे में कुछ लिख दें तो आपके घर की लड़की को वो उठा देता है और इसकी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं होती। एसपी सिंह से मैंने एक बार कहा कि तुम मेरे घर पे मुझे मारने पीटने आ गए,
तो सुरेंद्र जी ने मुझे कहा कि मैं तुमको कलम दे सकता हूँ, रिवॉल्वर नहीं। ये एसपी सिंह का सेंटेंस था कि मैं तुमको कलम दे सकता हूँ, रिवॉल्वर नहीं। इसका मतलब कि कलम रिवॉल्वर से ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं अपनी बात सिर्फ यहाँ पे कहता हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, आपका कोई साथ नहीं देगा आशीष, आपके साथियों को खरीदने की कोशिश होगी, आपको डिबेट करने की कोशिश होगी। और आशीष, आखिर में आपको और आपकी टीम को इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद कि आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। I think this is a very, very brave step Ashish has taken. He worked with me, and one of the finest investigative journalists I can say Ashish is. He is brave, but sometimes I feel that he is recklessly brave. So he gave me an idea, and I said, okay, well, if you can get it, I would be very, very happy. My heartiest congratulations. आशीष, तुम जैसे थे वैसे रहना। एक बात मैं आशीष की कह देती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है, मेरे साथ उसने बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए काम किया, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि आशीष ऐसा पत्रकार नहीं है जिसको कोई पैसे देके खरीद सकता। मैंने आशीष से हमारे साथ बड़ी बड़ी स्टोरियाँ की है, अपनी जान का रिस्क लिया है, लेकिन ये लड़का बिका नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड। ऐसे पत्रकार आजकल सिर्फ चंद है, उंगली में गिन सकते उतने हैं, और आशीष उनमें से एक है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि आशीष ने मेरे साथ काम किया, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट, नॉट ओनली कॉन्ग्रेचुलेट, पर मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि इस मैगज़ीन में अब तुम बहुत शैतानी करोगे तो शायद बंद करने पे नौबत आ जाए पर मेरी दुआ है कि ऐसे मैगज़ीन पढ़ते रहो, और ना सिर्फ इंग्लिश में, आई थिंक इट शुड कम इन लैंग्वेज ऑल्सो। Thank you, Sheila man, for sharing your insights. Now I would request K. Ashish and Executive Editor Mr. Paul Saab to brief the media about the entire story, the details. आशीष, पहले ये बताओ कि ये स्टोरी आप कैसे सोची और कैसी है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी एक चर्चा हो रही थी, बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जो गेमिंग ऐप्स के ज़रिए काम कर रही हैं। मैंने सभी को बहुत स्क्रूटनी की, सभी वेबसाइट्स की, और मैं फिज़िकली इन सभी दफ्तर्स पे गया हूँ, ड्रीम 11 के दफ्तर पे गया हूँ, जितने भी दफ्तर हैं इनके सभी एक जगह गया हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो भी वेबसाइट चल रही है, किसी का ऑफिस है ही नहीं। आप समझ लीजिए, किसी का भी, जिसका भी आप नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोग ऐड करते हैं, फिल्मी सितारे ऐड करते हैं, क्रिकेटर्स ऐड करते हैं, लेकिन उनका कोई दफ्तर भारत में नहीं है। ड्रीम 11 का जो अभी लेटेस्ट अभी ऑफिस देखते हैं जो मुंबई में है, बहुत 2024 में ये ऑफिस बना है, और उससे पहले इनके ऑफिस में एक चेयर भी नहीं थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि ड्रीम 11 का जो होल्डिंग है, 100% होल्डिंग है, वो विदेश में है, और विदेश में कोई किसी को नहीं पता कि उसकी ऑनरशिप कौन है, किसके पास है। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरा इन्वेस्टिगेशन वहीं 2013 से स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल को वहाँ एक कंपनी बनी जिसका नाम था ड्रीम 11 इंक। 2014 में उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम रख दिया गया ड्रीम स्पोर्ट्स इंक। इसी तरीके से जैसे जैसे वहाँ कंपनियाँ बनती हैं, डेलावेयर जगह है जो कि आपको ऑफशोर के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है आजकल, तो वहाँ पर 2 कंपनियाँ ये हाईलाइट हुई। उन्होंने फिर वहाँ उन कंपनियों से भारत में 2 कंपनियां बनी, एक तो ड्रीम फैंटेसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आप नाम सुनते हैं हर्ष जैन का और भविष्य सेठ का। भविष्य सेठ और हर्ष जैन के पास एक भी शेयर नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी, एक भी शेयर नहीं है। एक शेयर भविष्य सेठ के पास छोड़ा गया था, भविष्य सेठ ने वो शेयर भी
ट्रांसफर कर दिया, किसके पास ट्रांसफर किया वो आज तक पता नहीं है। First of all, the first point is that nobody knows who is the owner of PVTech. Nobody. Amal. There are two footmen who are working on behalf of this gentleman, but they are not the real owner, because technically there is those shareholders in their banks. That has been already transferred to some foreign entity, right? But nobody knows who is that foreign entity, so that has been transferred already. Now, the two frontmen, Rush Jain and Bhavit Sheth, they are operating from here on behalf of some unknown entity who are sitting, in the overseas. Now, coming to your point, this law that has been taken by Bhavit Sheth on behalf of Dream 11, but that man does not have any shareholding in this company. He's the so-called executive director, right? And he has taken loan. See, there is no shareholding of Bhavit Sheth. There is no, the loan has been taken, this 766 crore from various banks. There is no mortgage, there is no collateral, nothing is there. So they have got the bank. Now, the point is that how they got this loan? By utilizing the name of BCCI. क्रिकेट को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, पूरी तरीके से क्रिकेट को कैप्चर कर लिया है। आशीष, आप क्या सोचते हो कि सरकार जांच कराएगी? क्योंकि सरकार भी लगता है इसी में शामिल है, इस फ्रॉड में। Absolutely. They are also remote. Nobody knows that. See, that the news have been flouted, bypassing MCA, that was Ministry of Corporate Affairs, RBI, and everybody. I mean, how can, see, a valuation has been inflated, 10 रुपया का share value has been sold to somebody else, nobody knows who is that person, and you know that the rate is 5,62,446. पाँच ग्राम 246 रुपया में बेचा गया, 10 रुपया का पिसबल हो शेयर. इसकी मोदी. आशीष, मैं इतनी सारी क्लासें दिए हैं, तो अगर डर नहीं लगता जज लोया को हरवा दिया तो आप क्या चीज? मैं अगर मेरी मौत अगर जर्नलिज्म में होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत जर्नलिज्म में ही हो। लेकिन आपने बहुत बड़ा स्टॉर्ट पकड़ा है। Horrible oversight by RBI, MCA, government, BCCI, everybody. They don't need everything. It's not exactly oversight. So they have made that money, took a loan from banks by utilizing the name of BCCI. We have given those addresses also, right? That identification is wrong. Everything is wrong. सरकार को खुले दिल्ली में कैपिटल में बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सरकार को मैं बोल रहा हूँ, बीसीसीआई को बोल रहा हूँ, सारी बैंकों को बोल रहा हूँ। ये अभी भी अगर नहीं सुनती हैं तो आप क्या कहेंगे इसको? मैं सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा, दो ही मेरे साथ आएगा, मुझसे कहेगा आपका सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि और पे ही इसका कोई ना कोई फैसला हो सकता है। इतनी सारी शेयर कंपनियां और इनके सारे जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो एक ज़्यादा हो सकता है, तो वो